जय हिंद मित्रों, स्टडी विद शरण आईएएस के इस वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट, अथेंटिक और सॉलिड मटेरियल के लिए आप हमारे क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको निरंतर सिविल सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नाटो। नाटो NATO। एक गाना भी फेमस हुआ था, नाटू नाटू, और ये नाटो है, NATO। ये भी नाटू नाटू ही है, क्योंकि ये पूरे यूरोप को नचाता है। पूरा यूरोप इसी के धुन पे डिस्को करता है। NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक मतलब अटलांटिक के उत्तर, यानी देख लीजिए ये जो संगठन है यहाँ पर, ये अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, इसके ऊपर का संगठन है। इसमें मैक्सिमम, मतलब शुरू में जब ये बना है देश, सारे संगठन, ये इसका निर्माण हुआ है तो अमेरिका, जर्मनी और अमेरिका, यूरोप, ये मूल इसके, यही इसके संगठन में है और यही इनके बैटल फील्ड भी है नाटो की। अब अमेरिका को, अब देख लीजिए अमेरिका कुल मिला के कितने देश हैं ये अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका देखिए, ये अमेरिका है, कनाडा, एक हिस्सा अमेरिका है, कनाडा है, बाकी ये मैक्सिको है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। कुछ है 2 देश, 3 देश, 4 देश, मतलब छोटे छोटे बाकी 2-4 देश हैं। तो इनको ले करके वो अमेरिका नहीं बन सकता। विश्व शक्ति का जो सब बना हुआ है, विश्व शक्ति क्यों बना हुआ? क्योंकि उसके पास क्या है? अमेरिका के पास क्या है? यूरोप है। अगर अमेरिका के पास यूरोप ना होता तो अमेरिका ना होता। यहाँ के जो लोग हैं वो भी यूरोपीय हैं। ब्रिटेन ने जाके बसाया अपने, जो उसके बदमाश लोग थे, बदमाश लोग कह सकते हैं कि जो ऐसे लोग थे जो सरकार की सुनते नहीं थे, किसी की नहीं सुनते थे, केवल अपनी सुनते थे, उनको ले जाके यहाँ इसने बसा दिया उपनिवेश के दौर में। अब अमेरिका शक्तिशाली है किसके कारण? यूरोप के कारण। क्योंकि ये दोनों मिलने के बाद सबसे, कह सकते हैं कि सबसे चीटर तो नहीं कह सकता है, चीटर भी कह सकते हैं। ब्रिटेन ने इतने साल चीटिंग की है भारत के साथ, तो सबसे ज़्यादा ये एग्रेसिव लोग हैं, जिन्होंने हर दृष्टि से पृथ्वी को, धरती को, लोगों को, यूरोप, बाकी दुनिया को अपने अपने तरीके से इन्होंने चीट किया। अब इसीलिए शक्तिशाली हैं, क्योंकि अमेरिका ने देखा कि यूरोप के बिना हम कुछ नहीं हैं। और इधर चीन इधर अकेला है। यूरोप, बाकी कंट्रीज चीन क्या, नेबरिंग कंट्रीज भारत है। अब भारत, जाहिर सी बात है, भारत संप्रभुता, अपनी संप्रभुता, अपने स्वायत्ता, अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता न किया है, न कर सकता है। तो ऐसे में इसके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचता। यहाँ विश्व शक्ति बनने के लिए भारत का सरेंडर करना जरूरी था। भारत ऐसा है नहीं, न कभी कर सकता है ये भारत, क्योंकि ये अपने आप में ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, ऐसी शक्ति है जिसको नज़रअंदाज विश्व का कोई देश नहीं कर सकता है। अब उसके लिए मजबूरी है कि अगर इसको सशक्त होना है तो इसके पास कहाँ जाना है? रूस के पास जाना है। लड़ाई सब यहीं की है, इसी की लड़ाई है कि चीन, रूस और अमेरिका, इन तीनों वर्चस्व की लड़ाई में ये नाटो है। इन तीनों वर्चस्व की लड़ाई का वेपन क्या है? ये नाटो। अब बताते हैं हम कैसे नाटो है। इसकी पहले देख लीजिए, इसका कुछ थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। इसका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। इसके जो देश हैं, इस समय 2023 में फिनलैंड शामिल हो गया है। 2023 में ही फिनलैंड शामिल हुआ है। तो संख्या कितनी हो गई? 31। कितने मेंबर हो गए? 31। इसके जो अमेरिका सदस्य हैं, अमेरिका, कनाडा, अल्बानिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, क्रोएशिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, तुर्की, ब्रिटेन, मैसिडोनिया, मॉन्टेनिग्रो, फिनलैंड। अब 1999 में ये सोवियत संघ से प्रभावित देश, समाजवादी देश शामिल हुए। हंगरी, पोलैंड, चेक गणराज्य, और 2004 में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बुल्गारिया, स्लोवानिया, रोमानिया, ये देश शामिल हुए, जो रूस के करीबी थे, जहाँ पर ये समाजवाद का प्रचार कर सकते थे। इनको भी अमेरिका ने अपने में शामिल कर लिया। और
अब इसका प्रभाव जो रूस के ज़्यादा करीब थे और प्रभाव में थे, बड़े देश थे, कौन कौन? पोलैंड और यूक्रेन और बेलारूस। यहाँ पर भी उसकी ज़बरदस्त इंटरफेयर था कि इन लोगों को किसी तरह से नाटो में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अमेरिका का उद्देश्य ही था कि अटलांटिक से प्रशांत तक अपने प्रभाव का विस्तार, अटलांटिक से प्रशांत तक, यानी पूरा। अब ये काम बिना रूस के कमज़ोर हुए थोड़ी हो सकता है, रूस को कमज़ोर करना ही करना है। और जैसे ये अमेरिका जो है शार्ट ट्रिक पे नहीं काम करता है। हम तैयारी करते हैं, क्या करते हैं? शार्ट ट्रिक अपनाते हैं, लेकिन अमेरिका की लॉन्ग टर्म नीति है। जब इसके बनने की जब स्वर्गीय सखारोव थे, उन्होंने एटम बम बनाया 1945 में, विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन उसके पहले वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी, किसके? अमेरिका यूएसए और रूस के, यूएसए और रूस के वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी। अब इनके वर्चस्व की लड़ाई, चूंकि ये पूंजीवादी देश है अमेरिका, ये है साम्यवादी देश, ये साम्यवादी नीतियों का प्रसार करना चाहता था और यूरोप को अपने प्रभाव में लाना चाहता था, विशेषकर पूर्वी यूरोपीय देशों को। अमेरिका पश्चिमी यूरोप में इसका प्रभाव अधिक था, जैसे ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, इस समय प्रभाव अधिक है। ये पूर्वी यूरोपीय देशों में इसके प्रसार को रोकना चाहता था, रूस के प्रसार को, रूस के साम्यवादी प्रसार को रोकना चाहता था। ऐसे में इसीलिए, और पूरा यूरोप, चूँकि अमेरिका से दूरी है इसकी और ये शक्तिशाली देश है, पूरा यूरोप छोटा सा इतना है, भले शक्तिशाली है लेकिन छोटा, जनसंख्या कम है, छोटा देश है। रूस के प्रभाव से डरता था, इसकी शक्तिशाली होने से डरता था, इसकी आक्रामकता से, समाजवादी आक्रामकता से डरता था। अब ये ऐसी स्थिति में इसको यूरोप को एक शक्तिशाली गॉडफादर की ज़रूरत थी। यूरोप को एक शक्तिशाली गॉडफादर की ज़रूरत थी जो इसके समाजवादी प्रसार को रोके भी और एक प्रोटेक्शन भी मुहैया कराए। जो यूरोपीय देश हैं उनको एक प्रोटेक्शन भी मुहैया कराए। अब इसका फ़ायदा किसने उठाया? अमेरिका ने तुरंत इसका फ़ायदा उठाया और एक संगठन की स्थापना की 1949 में। 45 में विश्व युद्ध खत्म हुआ। ये 4 साल तक उठापटक चलती रही। इसके बाद 1949 में उसने नॉर्थ अटलांटिक नाटो की स्थापना की। इसमें वही देश शामिल थे, यूरोप के देश हैं और अमेरिका और कनाडा हैं। देख लें, आप यहाँ देख सकते हैं, अमेरिका, कनाडा के अलावा सारे देश किसके हैं? यूरोप के देश हैं। इनको अपने में नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन में शामिल किया। ये नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन का काम ही है कि स्वतंत्र विश्व की रक्षा करना। अब स्वतंत्र विश्व आप समझ सकते हैं, कौन स्वतंत्र विश्व है? स्वतंत्र विश्व, इसका उद्देश्य ही था स्वतंत्र विश्व की रक्षा करना। इसने अपना उद्देश्य बना लिया। अब स्वतंत्र विश्व की रक्षा के नाम पर क्या करना? मनमानी। क्या करना? मनमानी मतलब ये ना यूएनओ की बात मानना, ना और किसी संगठन की बात मानना। किसकी बात मानना? ये आपस में यूएसए, अमेरिका की बात मानना और यूरोप के हित को साधना, क्योंकि यूरोप के हित को साधना। अब इन दोनों का यही दोनों काम इसका था। अब इस मनमानी के लिए जो नाटो और अमेरिका ने जो नाटो को लेकर के जो खेल शुरू किया, उसकी वजह से रूस को भी अपनी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी। और वहाँ रूस ने एक वारसा में पूर्वी यूरोपीय देशों को लेकर के, जहाँ समाजवादी प्रभाव था, एक संधि की, पोलैंड की राजधानी वारसा में, जिसे वारसा पैक्ट कहा गया, जो नाटो के प्रभाव को पूर्वी यूरोपीय देशों में रोकने का काम करेगा। लेकिन रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव में जो वार्ता हुई, इससे शीत युद्ध की समाप्ति की, अपने हथियारों में कटौती करना, परमाणु हथियारों में कटौती करना, बाकी सारे समझौते हुए रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव में। रोनाल्ड रीगन ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्लस मिखाइल गोर्बाचोव मिखाइल गोर्बाचोव
गोर्बाचोव, ये रूस के राष्ट्रपति थे। दोनों में समझौता हुआ इससे शीत युद्ध ताकि समाप्त किया सके, जो हथियारों की होड़ हो। हालांकि जो इसका मंतव्य था अमेरिका का, वो हथियारों की होड़ जब होगी तो भी उसका फ़ायदा होगा। अब हथियारों की होड़ से जो फ़ायदा मिलता ही, हथियारों की होड़ से यहाँ पर उथल पुथल होती तो हथियार सप्लाई करने वाला देश अमेरिका, तो फ़ायदा उसको होगा। इसके अलावा यूरोप विश्व युद्ध के समय में है, आप देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप में जो तहस नहस हुई, जो ध्वंस हुआ, जो विध्वंस हुआ, जो जनहानि हुई, क्षति हुई, उसकी भरपाई के लिए अमेरिकी कंपनियां टूट पड़ी और पूरे यूरोप में पुनर्निर्माण के नाम पर उन्होंने खूब लाभ कमाया। दूसरा, युद्ध के समय में जब आप कहेंगे कि वहाँ युद्ध के समय में देशों को सप्लाई करने के लिए यूरोपीय देश, जो उनके मित्र देश थे, उनको जो भी चीज़ें की ज़रूरत थी, खाने की, हथियार की, सारी सप्लाई के लिए वहाँ पैसे नहीं देने थे, बांड जारी किए गए, उन बांडों से उस अमेरिका ने कमाया। अब यहाँ पर भी ये स्थिति थी कि अगर नाटो हथियार की होड़ बढ़ी यूरोप में तो क्या होगा, फ़ायदा अमेरिका को। इसके बाद विध्वंस हुआ, पुनः अगर विध्वंस होता, लड़ाई होती तो फ़ायदा किसको होगा, अमेरिका को। ये दोनों चीज़ें अमेरिका के लिए मतलब कह सकते हैं कि 20 अंगुलियां घी में और सिर कड़ाही में, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। दुनिया जाए भाड़ में, 20 अंगुलियां घी में और सिर कड़ाही में, उसका तो बल्ले बल्ले है। उसी की वो इतनी लंबी नीति चल रहा। 1949 में इसका संगठन हुआ। वार्सा पैक्ट जब जो है 1995 में जब ये रूस टूट गया तो इसकी कोई ऐसा लगा कि मतलब कोई मतलब नहीं रह गया। रूस जब विघटन हुआ, मिखाइल गोर्बाचोव ने जब समझौता, अब ये इसको रूस का विघटन हो, शीत युद्ध के बाद रूस का विघटन हुआ। विघटन होने के बाद नाटो, ऐसा लगा कि नाटो का अस्तित्व अब खत्म हो जाएगा, लेकिन नाटो का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। वार्सा पैक्ट खत्म कर दिया गया। नाटो का ऐसा लगा कुछ नहीं होगा। 1995 में रूस भी एक समझौता, एक शांतिवादी मित्र की तरह नाटो में शामिल हो गया। शांतिवादी मित्र की तरह नाटो में शामिल हो गया 1995 में। तो इससे लगा कि नाटो का उद्देश्य अब समाप्त हो गया है, लेकिन नाटो अपना काम करता रहा। नाटो, क्योंकि जो ये विस्तार था अमेरिका का, जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ था यहाँ से अटलांटिक से लेकर के पैसिफिक तक, प्रशांत तक। और वो कैसे कम हो सकता था, जब रूस कमज़ोर हो। अब इधर प्रोसेस इधर देखिए, मतलब 1995 में हुआ, उसके बाद धीरे धीरे प्रसार बढ़ा। 1999 में रूस के समर्थक समाजवादी देश हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य, जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, इनको उसने शामिल कर लिया, नाटो में शामिल कर लिया गया। और फिर आगे देखिए 2004 में जो रूस से अलग हुए देश थे, जो रूस के प्रभाव में थे, लेकिन अब चूंकि रूस से अलग हुए देश थे, रूस से सटे हुए देश थे, रूस एक शक्तिशाली था, तो पड़ोसी से पड़ोसी जलता था, तो इन लोगों ने क्या किया, अमेरिका का दामन थामा और नाटो की सदस्यता ली। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बुल्गारिया, स्लोवानिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, ये देश इसमें शामिल हो गए। सब ये रूस के आसपास के देश हैं। ये रूस यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये वाले देश हैं यहीं पे। इसके बाद अभी अमेरिका थमा नहीं ना, नाटो थमा। उसको चूँकि बेलारूस और पोलैंड, सॉरी यूक्रेन, देखिए यहाँ एकदम सटा हुआ, और यूक्रेन एक बड़ा देश है, इसके ऊपर बेलारूस, इन दोनों देशों में अमेरिका ने ज़बरदस्त काम किया और यूक्रेन को इस स्थिति में ला दिया कि वो रूस को मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़ा, यूक्रेन पर आक्रमण करना पड़ा। हालांकि ये जल्दबाजी रूस की थी। रूस को जिस तरह से कूटनीति से अमेरिका ने रूस को मजबूर कर दिया आक्रमण करने के लिए, इसी तरह से यूक्रेन के साथ अपनी कूटनीति से रूस को इस तरह यूक्रेन को मोटिवेट करना था कि वो अमेरिका को निकाल बाहर करे और अमेरिका और रूस और यूक्रेन एक पुनः सामंजस्यपूर्ण समझौते के साथ रह सकें। लेकिन हुआ उल्टा। अमेरिका ने अपनी, चूंकि इतनी लंबी रणनीति थी, उसने इतने धैर्य के साथ काम किया इतने लंबे समय तक,
और वो किया उसने, रूस को उलझा दिया यूक्रेन में। अब जाहिर सी बात है, रूस अगर यूक्रेन में उलझा तो क्या होगा, रूस के यूक्रेन में उलझने से उसकी शक्ति कमज़ोर होगी। यूक्रेन, अमेरिका के पास जो नहीं जाने की जो थोड़ी बहुत संभावना थी वो ख़त्म हो गई। अब रूस का, यूक्रेन का अमेरिका के पास जाना तो लाजमी ही लाजमी है। वो किसी भी तरह से रूस के साथ समझौता नहीं कर सकता। ये तभी हो सकता है जब रूस पूरा उसको कैप्चर कर ले, और ऐसा संभव नहीं है। और ऐसे अन्य देश भी, अब अमेरिका ने ऐसा किया कि इसके साथ कई निशाने किए। अब उसके लगे हुए जितने देश हैं वो भी सशंकित हैं कि रूस के साथ समझौता के बजाय नाटो में शामिल हो जाना। और एक तो रूस कमज़ोर हो गया, अंत में आज नहीं कल इसकी संभावना होती कि जो है, क्या होता कि इसकी संभावना ये बनती है कि भविष्य में यहाँ पर अगर कमज़ोर हो गया रूस, तो ये पूरा यहाँ तक इसके रूस पर भी इसका प्रभाव हो जाएगा। रूस को हो सकता है और 2-3 टुकड़े में तोड़ दें। मतलब ऐसी एक कपोल कल्पना ही है मान लीजिए, लेकिन ये कमज़ोर होने के बाद कुछ भी हो सकता है। अगर कमज़ोर होता है देश तो कुछ भी हो सकता है। अब इसके नुकसान देखिए, इसका नुकसान ये है कि रूस, अब चीन जो उभरती हुई शक्ति है, तेज़ी से उभर रहा है, रूस से ज़्यादा आक्रामक है। अमेरिका इससे सशंकित है। अब चूँकि रूस को एक सहयोगी चाहिए, किसी के पास हिम्मत नहीं है कि रूस का सहयोग करे, रूस को एक सहयोगी चाहिए, और चीन किसी से डरता नहीं है। ये इन दोनों की जुगलबंदी, अब चूँकि सीधा रूस को सपोर्ट कर रहा। अब इसमें सपोर्ट करना बुरी बात नहीं है, चूँकि ये नीतियाँ ऐसी बनी हैं कि ये अब वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व की लड़ाई में अब दो सांडों को आपने लड़ते हुए देखा होगा, दोनों सांड लड़ते लड़ते एक मर जाएगा या एक इलाका छोड़ के भाग जाएगा। तो वो ये दो सांडों की लड़ाई है। अब इसमें रूस कमज़ोर हुआ, उसका फ़ायदा अब चीन को मिला। अब चीन, जो इसकी सबसे बड़ी जो मेन टारगेट था अमेरिका का, वो तो चीन है। अब रूस मेन टारगेट रह नहीं गया, चीन है। लेकिन चीन इससे क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। अब साम्यवादी समाजवादी रूस से चीन अधिक अनिष्टकारी है। ना वो तो साम्यवादी है ना समाजवादी है, वो दोनों का ऐसा मिश्रण है जो किसी के लिए अनिष्टकारी है। चीन जो है न साम्यवादी है न समाजवादी है, वो दोनों का ऐसा मिश्रण है जो किसी के लिए भी अनिष्टकारी है। और अमेरिका की नीति जो यहाँ पर, भले ही वो किसी भी उद्देश्य से किया हो, चीन को रोकना जो उसका उद्देश्य था वो भारत के हित में था। लेकिन यहाँ पर रूस के साथ उलझ करके अमेरिका ने चीन को उन्मुक्त रूप से एक मंच दे दिया, एक सपोर्ट दे दिया कि वो उस सहारे से आगे बढ़े। अब रूस से जो देखिए, चीन की सीमाएं रूस से मिलती हैं, एक पड़ोसी देश दोनों हैं। जाहिर सी बात है दोनों में कभी न कभी क्लेश था, दोनों में इस तरह की स्थिति कभी नहीं थी कि जो दोनों सीधे एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकें या सीधे। लेकिन अब स्थिति ये बन गई है, दोनों पड़ोसी एक हो गए हैं, और ऐसे में चीन भारी है, क्योंकि रूस अब यूक्रेन के साथ युद्ध में और अपनी नीतियों के कारण, तमाम सारे समस्याओं के कारण वो लंबे समय से युद्ध में उलझा हुआ है। तो वो स्थिति नहीं रह गई जो चीन लगातार निर्विघ्न रूप से पश्चिमी उत्तरी ये पूरे चीन सागर में, जापान को भी, उधर एक देश और है उत्तर कोरिया। अब इन तीनों देशों की जुगलबंदी आप देख सकते हैं। अभी किम योंग जिन जो है जाकर के पुतिन से मिले थे। अब ये टिकड़ी एक तरह से हो। अब इसका फ़ायदा देखिए, उत्तरी कोरिया, रूस, इनके अंदर वो हैसियत नहीं रह गई, उसका फ़ायदा ये चीन उठा रहा है। इसने इन दोनों का अब इस्तेमाल करेगा और एक ऐसी स्थिति में ला देगा कि उसका उपयोग वो करे और अमेरिका की मार रूस खाए और उपयोग चीन करे। और इसके बाद चीन की जो एक तरह से वैश्विक शक्ति के रूप में उभार है, वो भविष्य में हो सकता है कि अमेरिका से ऊपर जाए नीचे जाए, ये अलग बात है। लेकिन सीधा टकराहट अब सीधे अमेरिका से आगामी 2-4-10 सालों में ऐसा हो सकता है कि ये स्थितियां और बिगड़ें। अगर समय रहते रूस अगर ये नहीं चेता तो हो सकता है, क्योंकि गलत आप अपने किसी चीज़ को किसी रिवेंज के लिए, बदले के लिए, या अमेरिका से दूरी, अमेरिका से लड़ाई हो रही है,
इसकी वजह से आप उत्तर कोरिया जैसे देश से समझौता करना ये बहुत बड़ी क्षति है। अगर हमारा कोई दोस्त हमारे साथ बुरा करने के लिए किसी बुरे के साथ मिल गया तो इसका मतलब हम भी बुरे के साथ मिले, ये अच्छी बात नहीं है। हमें उसको दूसरे तरीके से टैकल करने की ज़रूरत है। तो ये नुकसान जो अमेरिका को हो सकता है, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका जो चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है, चीन को अप्रत्यक्ष रूप से उसने बढ़ा दिया है। अमेरिका को, चीन को उसने अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसा मंच, एक ऐसा बूस्ट दे दिया है जिससे अब उसको रोकना मुश्किल है। अब रूस, यूक्रेन, ये देश, जाहिर सी बात है कि इन लोगों में अब समझौता असंभव है। और या रूस यूक्रेन के समझ में आ जाए, क्योंकि रूस शक्तिशाली देश है, वो तो झुकेगा नहीं। यूक्रेन के समझ में आ जाए कि ये अमेरिका ने मुझे यूज किया है रूस के ख़िलाफ़, और रूस को कमज़ोर करने के लिए हमारा अमेरिका के साथ जाने का कोई हित नहीं है, तो समस्या थोड़ी बन सकती है। लेकिन ऐसी संभावना, ये छोटी सी बात पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े राजनेताओं को नहीं समझ में आती है, समझ में नहीं आता मेरे। फिलहाल क्लास को ही बंद करते हैं। विश्व इतिहास चूँकि आपके मेंस में, चाहे सिविल सर्विसेज का IAS का मेंस हो, PCS का मेंस हो, उत्तर प्रदेश PCS का मेंस हो, किसी स्टेट का PCS का मेंस हो, GS फर्स्ट पेपर में आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आते हैं 12, 24 मार्क्स के। और सिविल सर्विसेज में भी आता है, IAS में भी आता है, PCS में भी आता है, स्टेट सर्विस में। तो इसलिए ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्तमान में यानी करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी जानकारी रहेगी तो आपको रूस यूक्रेन युद्ध या वर्तमान में शांति संबंधित कोई क्वेश्चन सिविल सर्विस में आता है, स्टेट PCS में, तो आप आसानी से कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।